हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अभी अच्छी या बहुत अच्छी चल रही होगी। सर बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है। अब इसी आनंद को आपके जीवन में और क्या कहते हैं, आनंद को और बढ़ाने के लिए एक और पेश है नया चैप्टर जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अर्थात बच्चों ये बिल्कुल एक अभी तक की जो हमने फिजिक्स पढ़ी है, 12th की जो फिजिक्स पढ़ी है उसका एक सेपरेट पोर्शन है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ी, ऑप्टिक्स पढ़ ली। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो एक बेसिक यूनिट है बेसिकली, तो उस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एटॉमिक 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 चैप्टर है, एटम चैप्टर है, न्यूक्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सारे चैप्टर्स जो हैं हम मॉडर्न फिजिक्स के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। सो मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्टिंग करते हैं वो सबसे पहले किससे, चैप्टर नंबर 11 बोले तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अच्छा बच्चों, तो बात करते हैं एक्चुअली में ड्यूल नेचर नाम से पता चल रहा है डबल नेचर, बोले तो दोगला। सिंपल वर्ड में दोगलापन, बहुत दोगला आदमी बोलते हैं ना, बहुत दोगला आदमी, दो मुहा आदमी, जो दोगला आदमी, बिन पेंदे का लोट। याद है, कभी इधर गुड़क जाए, कभी इधर गुड़क जाए, कभी वेव में चला जाएगा, कभी पार्टिकल में चला जाएगा। ये सारी कहानी है। इसी सारी कहानी को लेके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, पता नहीं कई को लड़ते रहते थे। चलो बात करते हैं पहले ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस की। किसकी? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस। अच्छा सर, ये ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस होती क्या है, बात करते हैं ना। आओ पहले बात करते हैं रेडिएशंस के बारे में। किसके बारे में? रेडिएशन के बारे में। बच्चों आपको भी पता है, मुझे भी बताने की जरूरत बार बार नहीं है कि किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर जो है वो चाहे अगर 15 मिनट का बनोगे, 1 घंटे का, क्या होता है, सिर्फ बेसिक लेक्चर होता है। तो आज का लेक्चर भी सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेक्चर है। जो मेन चैप्टर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करेंगे, उन सारी टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे जो हमें आगे चैप्टर में काम आने वाली है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन की ड्यूल नेचर की बात, इसमें क्या है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, रेडिएशन और मैटर, इन दोनों के ड्यूल नेचर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं रेडिएशन की, है ना। रेडिएशन के बारे में दो बात है। पहला बात है, पहली बात तो रेडिएशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास लाइट ही है। इसके अलावा हमारे पास ना हम किसी से मिले हैं, ना किसी को जानते हैं। कसम खाई हुई है हमने कि जिंदगी भर किसको देखेंगे, एक को ही देखेंगे। बड़े वफादार हैं हम, लॉयल हैं, जिसका नाम है लाइट। लाइट को ही देखते रहे। और रेडिएशन के सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल एज्यूम किया हुआ किसका है, लाइट का, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट की। तो लाइट की दो, वेव नेचर और दूसरी है पार्टिकल नेचर। ओ माय गॉड, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर सर हमने पढ़ी क्या, बिल्कुल पढ़ी। याद है आपको, ऑप्टिक्स खेल चुके हो। अरे हाँ सर, याद है, जिसमें आपने इंटरफेरेंस भी पढ़ा है ना, जिसमें आपने डिफ्रैक्शन भी पढ़ा। अरे हाँ सर, तो ये सब पोलराइजेशन आपने पढ़ा। ये सब किसको शो कर रहा है, वेव नेचर को शो किया। अगर वेव नेचर को शो किया इसका मतलब लाइट क्या है, वेव। ये बात तो कंफर्म, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं बात करता हूँ पार्टिकल नेचर की। तो पार्टिकल नेचर को बताने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी फोटोन के लिए। किसके लिए, फोटोन के लिए। तो खींच मेरी फोटो, वो वाला फोटो नहीं है, इसमें पीछे एन भी लगा हुआ है, दैट इज फोटोन। यानी कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसको समझाने का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PW P, ये P अलग है, ये P अलग है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यही है ना। फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। बात करते हैं थोड़ी सी और रेडिएशंस के बारे में। तो रेडिएशंस के बारे में बच्चों बहुत साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें बताई। कोई बोला कि लाइट जो है वो क्या है, वेव नेचर है। सो वेव नेचर को लेके सोल्व किया।
फिर कोई बोला कि पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल लेके भी सोल्व किया। कुल मिलाकर आज तक इनडायरेक्टली अगर सच बोला जाए तो आज तक लाइट की कोई भी नेचर जो है वो फिक्स नहीं मानी गई। अपने अकॉर्डिंग आप उसे उसके नेचर को एज्यूम कर सकते हो। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो आप वेव नेचर एज्यूम करो, काम करो, खत्म। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो आप जो है पार्टिकल नेचर कंसीडर करो। यानी कि लाइट को हम हमारे अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं कि हमें वेव नेचर एज्यूम करनी है या हमें पार्टिकल नेचर एज्यूम करनी है। ठीक है बच्चों। सो रेडिएशंस में जैसे देखो कई बार सबसे पहले मेरे साथ में एक बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था न्यूटन, जिसका नाम था न्यूटन। 16 अराउंड साइड, हाँ यही होगा, 1675 में। थोड़ी सी हिस्ट्री पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हिस्ट्री। मतलब आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं हम? जनरल बातें। आपको तो पता ही, जो नए जुड़े हुए हैं चैनल से उनको भी मैं बता दूं, जनरल बातें करने वाले हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो 1675 में मेरे साथ में एक आदमी पढ़ता था जिसका नाम था न्यूटन। बड़ा हो गया, उसको क्या बोला मैंने? न्यूटन। मैं इसको चूचू बोलता था। तो ये जो न्यूटन चूचू था, इस न्यूटन चूचू ने क्या बोला कि लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर है। लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर है। और इन पार्टिकल को आप क्या बोलोगे? कॉर्पस्कुलर। क्या बोलोगे? कॉर्पस्कुलर। कैप्सूल में बोल देना, गोली मार दूंगा। ठीक है। यानी कि इसने क्या कहा कि लाइट क्या है? एनर्जी की छोटे छोटे कैप्सूल है। एनर्जी के छोटे छोटे कैप्सूल है, जो आप लेते हो ना मेडिसिन, उस तरीके के कैप्सूल है ना? तो लाइट क्या है? छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं बच्चों। वो कैप्सूल, उन कैप्सूल्स को क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कुलर, है ना? कैप्सूल थ्योरी भी बोलते हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बोलते हैं। तो न्यूटन ने सबसे पहले बताया उसको कि पार्टिकल नेचर। फिर कुछ और लोग आए, उन लोगों में काफी बातें हुई, है ना? मैक्सवेल आया, है ना? मैक्सवेल जो आया, फिर प्लैंक आया, मैक्स प्लैंक आया, मिलिकन आया, पता नहीं कौन कौन आया, थॉमसन भाई साहब आए। हर एक ने, किसी ने बताया क्या बोलते हैं पार्टिकल नेचर, किसी ने बताया वेव नेचर, किसी ने फिर बताया पार्टिकल नेचर, किसी ने फिर वापस पार्टिकल नेचर को थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया, फिर किसी ने वेव नेचर, किसी ने क्वांटा बोला। पार्टिकल की बात करें तो किसी ने पार्टिकल को पार्टिकल बोला, किसी ने पार्टिकल को कॉर्पस्कुलर बोला, किसी ने पार्टिकल को क्वांटा बोला, कोई आगे चल के पार्टिकल को फोटोन बोलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग नामों से इसे बुलाया गया। लेकिन कुल मिला के कहने की बात दो ही थी कि या तो आप लाइट को पार्टिकल नेचर में एज्यूम करो या फिर वेव नेचर में एज्यूम करो। इसका डिसीजन आज तक नहीं हो पाया। ठीक है, फिर थोड़ा सा और अगर बात करें हिस्ट्री में, मेन पॉइंट की 18 सराउंडिंग में से देख लेता हूँ मैं एक्चुअली, है ना? तो 1800, 1802, 1801 लगभग में एक और साइंटिस्ट आया, यंग्स ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना? इसमें आपने पोलराइजेशन वगैरह सब देखे थे, याद है? ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हो आप, पोलराइजेशन वगैरह सब देख चुके हो, डिफ्लेक्शन देख चुके हो। तो ये क्या शो किया? ये वेव नेचर शो किया। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल था, जिसने क्या बताया कि वेव नेचर होती है लाइट की। कौन सी नेचर होती है? वेव नेचर। उसके बाद फिर आया 1905 में था ना, उसमें दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बड़ा मजेदार कंसेप्ट था और इसे ही हमने पढ़ा। ठीक है, सो आइंस्टीन ने, अब आइंस्टीन भाई साहब तो उनकी बात को कैसे नकारा जा सकता था? तो आइंस्टाइन ने अच्छा ये सन मैंने ना कहीं से पढ़े हुए हैं, तो मैं पता नहीं है सन सही है गलत, सन पर इतना ध्यान ना देना। ठीक है, बस हिस्ट्री को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने सन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन भाई साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फोटोन के बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छे से समझाया मुझे। ठीक है, फोटोन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फिर उन्होंने एक आइंस्टाइन की इक्वेशंस थी जो हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो बात हुई जब ये दोनों लड़ रहे थे तो एक समझदार आदमी आया मेरी तरफ, एक समझदार आदमी आया मेरी जन्म में, जिसका नाम था डे ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। वही था एक्चुअली, पिछले जन्म में मैं डे ब्रोगली था। ठीक है, तो डे ब्रोगली यानी मैं तो समझदार था इसलिए, तो मैंने इन सबकी लड़ाई बंद करवा के क्या बोल दिया, तो बच्चों एज्यूम कर लो कि लाइट क्या रखती है? ड्यूल नेचर। लाइट हैज ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर कि लाइट के पास क्या है? दोगलापन है। आप चाहे जैसे इसे
अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हो। आप चाहे से वेव फॉर्म में कंसीडर करो, आप चाहे से पार्टिकल फॉर्म में कंसीडर करो, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर चॉइस, नॉट हर चॉइस, ठीक है। तो डे ब्रोगली को आप अपने अकॉर्डिंग, जो डे ब्रोगली उसने क्या कहा कि लाइट को आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बातें चल रही थी। अब बात करते हैं, ये तो रेडिएशंस के बारे में बात हुई कि वेव कर अगर कंसीडर करते तो हमें क्या पढ़ना है, पार्टिकल करना है तो हमें कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर के बारे में कि अगर मैटर हो तो क्या कैसे। अब बात करते हैं मैटर के बारे में। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं मैटर के बारे में कि अगर मैटर की ड्यूअल नेचर है तो वो किस तरीके से हो सकती है। मैटर बोले तो एक्चुअली मैटर है क्या चीज, एक्चुअली मैटर है क्या चीज। मैटर आप में, हम, आपकी, वो, उसका, वो सब क्या है, मैटर है। बोले तो मैटर क्या रखती है, मास रखती है अपने आप में। क्या रखती है? मास, ठीक है। मैटर क्या रखती है? मास रखती है अपने आप में। तो बच्चों अगर मास रखती है, अगर मास रखती है तो इसका मतलब ये कौन सी नेचर होती है, पार्टिकल नेचर, जो आप जनरली पढ़ते हुए आए हो अभी तक, ठीक है। कौन सी नेचर है? पार्टिकल नेचर। अभी तक आप जनरली से बहुत पढ़ते हुए आए हो, याद है? क्या बोलते हैं पार्टिकल नेचर में, जैसे आपने पढ़ा कूलॉम, सॉरी, जितने भी आप अभी तक न्यूटन्स की मैकेनिक्स सोल्व करी है वो सब किसके बिहाफ पे सोल्व करी कि मैटर क्या है, मास है ना। न्यूटन की जितनी भी न्यूटन की मैकेनिक्स अपने अप्लाई करी वो सब किसके ऊपर अप्लाई करी, पार्टिकल के नेचर के ऊपर ही अप्लाई करी ना। याद कर, मास निकालता था तू 11th में, फोर्स एंड एनएलएम वाले क्वेश्चंस में मास निकालते थे हम। सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा, रोटेशनल मोशन हमने पढ़ा, इधर हम आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चले गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया, है ना, याद है। तो वो सब किसको क्या, किसी भी मैटर को हम क्या एज्यूम कर रहे थे, पार्टिकल नेचर। लेकिन बच्चों मैंने एक छोटी सी बात और एज्यूम करी कि मैटर ना वेव भी हो सकते। ओ माय गॉड सर, क्या बात कर दी, बिल्कुल वेव क्या है, मैटर भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन लेता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की जब मैंने बात करी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसने दोगलापन किया। इसने क्या किया, धोखा दिया। कैसे भाई? सर इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बिल्कुल होता है, m = 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, है ना, अराउंड यही होता है शायद। तो इलेक्ट्रॉन का मास ये है। अब इलेक्ट्रॉन मास रखता है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, पार्टिकल। और बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या सोल्व करते थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, याद है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और हाँ तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेचर लेते थे, याद है। तो उसको किसके बिहाफ पे शो करते थे अपन, मास के बिहाफ पे। और उसमें क्या लेते थे हम, इलेक्ट्रॉन लेते थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसी शो प्रॉपर्टी शो कर रहा था, पार्टिकल। लेकिन आपने तो सर हमें धोखा दिया। कैसे? कि आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो करता है। कैसे? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करता है, बोले तो डिफ्रैक्शन। क्या? डिफ्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने क्या शो किया, डिफ्रैक्शन शो किया। ये चीज कहां से समझ में आएगी, ये चीज आएगी डेविसन एंड जर्मर प्रॉब्लम, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये वाली चीज कहां समझ में आएगी आपको, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के। वहां आपको इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के बारे में भी बात करनी है, ठीक है। तो वापस से फिर हम जब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर आई, यानी डेविसन और जर्मर दो भाई था भाई, तो इन दोनों भाई साहब ने वापस, रेडिएशन की तो लड़ाई खत्म हुई नहीं भाई, रेडिएशन की तो लड़ाई खत्म हुई नहीं, लाइट का तो पता ही नहीं चला कि ड्यूल नेचर है या नहीं है। तो इतने में इन्होंने आके और मैटर के बारे में भी बातचीत छेड़ दी। मैटर के बारे में भी क्या छेड़ दिया, वॉर, क्या छेड़ दी, युद्ध छेड़ दिया। कैसे? कि वेव, अब जो लोग बाग है, अब जो साइंटिस्ट थे वो वापस से लड़ाई करने लग गए। क्या कि मैटर को पार्टिकल नेचर ले या वेव नेचर ले। तो यहाँ पर वापस मैंने आया, वापस कौन आया, मैं आया। पता है ना आपको मैं कौन था, डी ब्रोगली था। तो मैंने क्या बोला कि वापस से आप क्या करो, इन दोनों को कंबाइंडली स्टडी कर लो, इन दोनों को क्या कर लो, कंबाइंडली। बोले तो मैटर को भी क्या मान लो, ड्यूल नेचर मान लो। जैसे लाइट को एज्यूम किया ना ड्यूल नेचर, वैसे मैटर को भी क्या करो, ड्यूल नेचर मान लो। बाबा आदम के जमाने के थे, तो मैटर को भी क्या एज्यूम कर लो, ड्यूल नेचर एज्यूम कर लो।
उसे बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, ये डी ब्रोगली जो था ना, इसने कोई खास एक्सपेरिमेंट किए नहीं है। डी ब्रोगली जो था उसने कोई खास एक्सपेरिमेंट किए नहीं, बस उसने क्या कि अपनी थीसिस के बिहाफ पर इनकी ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन किया, है ना। तो वे बिल्कुल क्या है, शांत आदमी थे, बिल्कुल क्या थे, शांत आदमी थे। तो उन्होंने बता दिया कि जो पार्टिकल है, जो मैटर है, वो क्या ड्यूल नेचर रखती है, रेडिएशन भी क्या रखती है, ड्यूल नेचर रखती है। तो सबके लास्ट में हम फिर क्या पढ़ने वाले हैं, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेडिएशंस के लिए वेव नेचर आप पढ़ चुके हो ऑप्टिक्स में, रेडिएशंस के लिए पार्टिकल नेचर अब हम पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैटर के लिए पार्टिकल नेचर आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो बचपन से लेके अभी तक, और मैटर के लिए वेव नेचर हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो चीजें करने वाले हैं। पहली चीज तो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर हम पढ़ने वाले हैं। पहली चीज तो पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। दूसरा मैटर का वेव नेचर हम पढ़ने वाले हैं। मैटर का क्या पढ़ने वाले हैं, वेव नेचर। इस कंसेप्ट को बच्चों डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को बोलते हैं डी ब्रोगलीज मैटर वेव। क्या बोलते हैं, डी ब्रोगलीज मैटर वेव। डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली की मैटर वेव्स भी टॉपिक को बोला जाता है। फिर कोई बात नहीं, इस टॉपिक में हम इस चैप्टर में दो चीजों को कवर करने वाले हैं। पहला तो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कैसा है, यानी कि किसके बारे में बात करेंगे, ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की जाएगी बच्चों। साथ में फिर इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म डी ब्रोगली को लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैटर वेव, इसके बारे में भी बात की जाएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारा पहला टॉपिक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक्स में कई तरीके की ग्राफ्स दिए हुए हैं, कई तरह की थ्योरीज दी हुई है। उन सभी थ्योरीज को दरकिनार करते हुए डायरेक्ट हम हमारे पॉइंट पर आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे टॉपिक की। ओके बच्चों, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है टॉपिक का नाम, फोटो, तो खींच मेरी फोटो, वो वाला नहीं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे बोलते हैं पीपीई, सॉरी पीई, पी डबल ई, पी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझें, ठीक है, नाम से पता चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट कुछ होगा या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन ये फोटो क्या है, फोटो तो खींच मेरी फोटो, ये अच्छा ये है फोटोन, ये क्या है, फोटोन, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या सीन होगा वो मैं सीन आपको क्रिएट कर देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डीपली हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टडी करेंगे, बट फिलहाल मैं सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपके सामने सीन क्रिएट कर रहा हूँ कि एक्चुअली में होने क्या वाला है। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे फोटोन के बारे में। किसके बारे में, फोटोन के बारे में इंट्रोडक्शन लिया जाएगा और फोटोन के बारे में ही बात की जाएगी। सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ होगा क्या, है ना। इसमें से कोई चीज आपको कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कोई भी चीज आपको कॉपी नहीं करनी है, बस समझना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सीन क्या बनेगा, किस तरीके से सीन क्रिएट होगा, ठीक है। एक्चुअली फोटोन को समझने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होने क्या वाला है वो चीज हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो बच्चों तैयार हुआ, बिल्कुल सर तैयार है ना। मुझे होगा क्या, एक मेटल की सरफेस लेके आता हूँ, मेटल की प्लेट नहीं लेके आ रहा हूँ, मेटल की पूरी सरफेस लेके आ गया। कोई भी मेटल की सरफेस उठा के लाया और बात करता हूँ मैं इस मेटल के अंदर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, हाँ ये तो है सर, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, बड़े प्यार से मूव कर रहे होंगे, हाँ सर बड़े प्यार से मूव कर रहे होंगे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री भी होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, हाँ ये तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, टी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब आगे क्या करना है सर, करना क्या है, मान लो ये क्या है, मेटल की सरफेस है,
ये क्या है, मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस है, ये ऊपर वाली चीज, ठीक है। और सरफेस के जस्ट नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। बोले तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन क्या है, कुंवारे हैं, क्या है, कुंवारे हैं। एक कुंवारे लड़के क्या करते हैं, इधर उधर भटकते हैं। हाँ सर, ये बात तो है, अपने आप को ही देख लो सर, हमारे कैरेक्टर पर शक नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कुंवारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, रेंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये रेंडमली क्या है, वर्ड थोड़ा सा गलत हो जाता है। रेंडमली वर्ड बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, गैसियस मीडियम के लिए यूज करते हैं। तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ऐसा लिख देता हूँ मैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, करने दो सर, उसमें क्या है, सबका अपना अपना टाइम है, अपना टाइम आएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करवाएगा, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस प्लेट की सरफेस पर रेडिएशन कर देता हूँ, इस प्लेट की सरफेस पर क्या करता हूँ, रेडिएशंस अपलोड कर देता हूँ, टी क्या डाल दिया मैंने यहाँ से, रेडिएशंस डाल दिए, क्या डाल दी, रेडिएशंस। इस प्लेट की सरफेस पर क्या डाल दिया, रेडिएशन, बोले तो लाइट इंसिडेंट करवा दी इनडायरेक्टली, हाँ ये हो सकता है बच्चों, क्या करवा दी, लाइट इंसिडेंस करवा दी। अब होगा क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइट इंसिडेंस करवाई, ये जो सरफेस पर ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, ये क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली छुपा बाहर कूद के जंप करके सरफेस से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था तो ये सब इलेक्ट्रॉन जस्ट मूव, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं 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 नहीं, जरूरी सारे इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करें, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो ऊपर ऊपर सरफेस पर जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे थे ना, जो कुंवारे इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या करेंगे, खट से निकल जाएंगे, कट से निकल जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो रेडिएशन आपने इस मेटल सरफेस पे करवाई है, ये रेडिएशन क्या थी, पार्टिकल नेचर थी। ये रेडिएशन क्या थी, पार्टिकल नेचर थी, और हर एक पार्टिकल का नाम क्या था, फोटोन था। हर एक पार्टिकल का नाम क्या था, फोटोन। आई बात समझ में? तो फोटोन वर्ड यहां से डेवलप हुआ है। अब इस फोटोन के बारे में चर्चा हमें आगे करनी है, फिलहाल बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मैंने क्या किया, एक मेटल की सरफेस थी जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या थे, फ्रीली अवेलेबल थे। वो फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि जैसे ही मैंने सरफेस पर रेडिएशंस गिराया, सरफेस पर क्या गिराया, रेडिएशंस गिराया, यानी कि लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे, लाइट के क्या गिरे, छोटे छोटे पार्टिकल गिरे। तो लाइट के जैसे ही पार्टिकल इस मेटल सरफेस पर गिरे, इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गए। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया, ठीक है। और लाइट के जो छोटे छोटे पार्टिकल जो मैं इस पर गिरा रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मैं इस मेटल सरफेस पर गिरा रहा हूँ, इन पार्टिकल्स को क्या बोला गया, फोटोन बोला गया। क्या बोला गया बेटा, फोटोन बोला गया, ठीक है। तो फोटोन के बारे में हम और चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आप इस प्रोसेस को देखो, कोई चीज इस प्रोसेस को पूरा समझ लो। ये पूरा प्रोसेस मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस से बताने वाला हूँ, बट फिलहाल मुझे फोटोन को इंट्रोड्यूस करना था, सो इसलिए मुझे वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर यहाँ पर आना पड़ा। बात करते हैं इसके बारे में, फोटोन के बारे में चर्चा चलेगी। ओके बच्चे, अब बात आ जाती है मुद्दे की बात, जिस आज के वीडियो लेक्चर की जो टॉपिक है उसकी बात आ जाते हैं, फोटोन, ठीक है बच्चों। अब फोटोन, अब बड़ी सारी लंबी सारी बहस चली, तो आइंस्टीन भाई साहब किसी के सुनने वाले तो है नहीं, पहले से सन किया गई, ठीक है। तो आइंस्टाइन भाई साहब ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दैट एनर्जी बोले तो लाइट, एनर्जी बोले तो लाइट या रेडिएशन ट्रेवल्स in the form of small packets, इसको उसने क्वांटा भी बोला, small packets, that is known as photons, that is known as
फोटोन। क्यों बोले तो लाइट क्या है या एनर्जी जो भी है, इसको और अच्छे से लिखो तो लाइट या फिर लाइट बोल दो, रेडिएशन बोल दो, लाइट या रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। बोले तो पहले कैसे लाइट जा रही थी, जैसे किसी भी सरफेस की बात करूं, किसी भी सरफेस की बात करूं तो पहले में क्या करता था, लाइट को ऐसे इंसिडेंस करवाता था, याद है ऑप्टिक्स में भी हमने लाइट को इसी तरीके से इंसिडेंट किया, पहले क्या करता था ऐसे। अब जो है केस क्या बनेगा, अब कुछ इस तरीके से केस बनेगा, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जो है एनर्जी जाएगी, जाएगी तो एनर्जी सेम, एनर्जी जाएगी तो सेम, बट कैसे जाएगी वो, पैकेट्स की फॉर्म में जाएगी, पैकेट्स की फॉर्म में जाएगी। कैसे, सपोज पहले दूध की बात करें तो दूध या पानी की बात करते हैं, पहले पानी कैसे आता था, तो पाइपलाइन के थ्रू आया, पहले पानी कैसे आया, पाइपलाइन के थ्रू आया, पानी वाला पानी आया, पानी आया, पानी आया, पानी आया, पानी आ गया, पानी किसके थ्रू आ रहा था, पाइपलाइन के थ्रू। अब क्या है कि सरकार थोड़ी सी जागरूक हो गई, जनता भी जागरूक हो गई और सरकार भी जागरूक हो गई भाई साहब। तो अब जो पानी आया वो कैसे आया, पैकेट्स की फॉर्म में आया, किसकी फॉर्म में आया, पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। छोटे 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 पैकेट्स में पानी पैक किया और उस पैकेट्स को फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सेम केस यहाँ पर, पहले लाइट रेज किसकी फॉर्म में चल रही थी, वेव की फॉर्म में, अब कैसे चल रही है, पैकेट्स की फॉर्म में। हर एक पैकेट्स में क्या है, एनर्जी है, हर एक पैकेट्स में क्या है, एनर्जी है इन इक्वल अमाउंट, एनर्जी इन इक्वल अमाउंट, ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा इसमें कम, सभी पैकेट्स में क्या है, इक्वल इक्वल एनर्जी, ठीक है, वरना बीच में घपला हो जाएगा। तो सभी पैकेट्स में क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी डाल दी और उस एनर्जी को पैक करके मैंने पैकेट्स की फॉर्म में, ले भैया 2 किलो एनर्जी, ले भैया 3 पैकेट एनर्जी, ले भैया 4 पैकेट एनर्जी। पहले यहाँ पर कैसे बोलता था मैं, ओ 2 लीटर एनर्जी, 4 लीटर एनर्जी, इस तरीके। अब क्या बोलूंगा, 2 पैकेट एनर्जी, 3 पैकेट एनर्जी, इस तरीके से। कुल मिलाकर कहने का सीन क्या है कि नाउ द रेडिएशन और लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ energy that is also known as quanta and that is known as photons, ठीक है। यानी कि आप स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलो, क्वांटा बोल दो, बट उनको इनडायरेक्टली क्या बोला जाएगा, फोटॉन्स बोला जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं जगह पर आपने क्वांटा भी पढ़ा है, क्वांटा क्वांटा कहीं सुना है, याद है एवेंजर एंड गेम, अरे हाँ सर वहां तो सारी बात किसकी हुई थी, क्वांटा क्वांटा बात कर रहे थे, पता नहीं सब मूवी देखी हमने, बाकी इतना ध्यान हम देते नहीं है। खैर कोई बात नहीं, उसी के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले यहाँ ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, अब नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। फोटोन की डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे हम, लिख लो फोटोन की डेफिनेशन, रेडिएशन और लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज फोटोन। ओके बच्चों, अब बात करते हैं सर, अगर फोटोन पैकेट्स में है या लाइट जो है वो एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में है, मैंने कहा हाँ भाई पॉकेट्स की फॉर्म में है या पैकेट्स की फॉर्म में है, तो सर हर एक पैकेट यानी कि एक एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, हाँ बिल्कुल बिहेव, हर एक फोटोन जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो सर पार्टिकल का तो मास होता है, तो क्या फोटोन का भी मास होगा, एग्जैक्ट यहाँ पर बात फंस गई, क्या फंस गई कि मास ऑफ फोटोन, इसकी बात करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, सेकंड पॉइंट दैट मास ऑफ फोटोन is undefined by Newton's mechanism, Newton's mechanics। ये न्यूटन भाई तो बड़े चालाक थे, कैसे, न्यूटन भाई साहब बड़े चालाक थे। न्यूटन ने पार्टिकल नेचर तो बता दिया, न्यूटन ने लाइट का पार्टिकल नेचर तो बता दिया कि कैरपेस्कुलर है, लेकिन हर एक कैरपेस्कुलर का मास की अगर बात की जाए तो वो उसका मास बता नहीं पाए। बोले तो न्यूटन की मैकेनिक्स से आप किसी भी फोटोन का मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, हम कर ही नहीं सकते हैं। हम उस न्यूटन की मैकेनिक्स से, जैसे हम अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल एम निकाला हमने, एनएलएम वाले क्वेश्चंस किए थे हमने 11th में, उन सभी का मास भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। F = ma लगा दो, F = ma लगा दो, यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आप निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से आप फोटोन का मास नहीं निकाल सकते। बोले तो यहाँ पर न्यूटन फेल हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, तो न्यूटन तो यहाँ पर फेल हो गया।
फिर यहाँ पर आती है क्वांटम मैकेनिक्स। याद है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, अवेंजर्स एंड गेम। हाँ, आंटमैन बोला था ना, आंटमैन इंट्रोड्यूस करता है क्वांटम मैकेनिक्स को, याद है? हाँ सर, हमने अवेंजर एंड गेम देखी थी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज होती है वो हमने नहीं देखी। तो बच्चों एक्चुअली न्यूटन के मैकेनिक्स से हम जो है मास ऑफ फोटोन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो मास ऑफ फोटोन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स की पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली वो हमारे सिलेबस में भगवान की दया से उन्होंने नहीं डाली, क्योंकि यही नहीं पढ़ा जाता क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है? तो क्वांटम मैकेनिक्स आप बीएससी एमएससी करोगे, अप्लाइड फिजिक्स से इंजीनियरिंग वगैरह आगे हायर लेवल पे जाओगे, एमएससी वगैरह करते हो तो वहां पर आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? अब बच्चों फिर क्वेश्चन आया, सर अगर फोटोन का में मास तो बताओ, कुछ तो करो। तो मैंने इस सर कहा कि फोटोन का बेसिकली अगर जनरल बात की जाए, अगर जनरल बात की जाए, फोटोन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है कंटिन्यूअसली। फोटोन क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है, ऐसे भाग रहा है। फोटोन को जाने मत दो, रोक लो, पकड़ लिया। अब फोटोन क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। फोटोन क्या हो गया? रेस्ट में। तो फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। कैसे होता है वो भी समझते हैं बच्चों। फोटोन क्या है? कंटिन्यूअसली मूविंग पोजीशन में है। फोटोन क्या है? कंटिन्यूअसली मूविंग पोजीशन में है। मूविंग पोजीशन में है तो उसकी जो एनर्जी है वो mc² इस तरीके से दी जाती है, ठीक है? यहां से मैं मास कैलकुलेट कर लेता हूं। E = m = E/c², ठीक है? ये जो मास है बच्चों, ये बोला जाता है काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, ठीक है? सर आपने तो कैलकुलेट कर लिया, बट ये जरूरी नहीं, ये न्यूटन की मैकेनिक्स पे बेस्ड नहीं है। आपको मास कैलकुलेट करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? क्वांटम फिजिक्स पे। फिर बोल रहा हूं मैं, तो बच्चों काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। तो अब हम ये कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूं, ये जो फोटोन कंटिन्यूअसली मूविंग में है इसे रोक लेता हूं, यानी कि रेस्ट में करता हूं। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन अगर रेस्ट में है, यानी कि c की जगह वेलोसिटी, c क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो यहां पर रेस्ट में तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अगर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0, इज 0। तो बच्चों रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया जाता है। ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv²। अगर हाफ mv² में v 0 रखोगे तो टोटल मास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, यानी कि फोटोन का जो मास है, एक्चुअल मास तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट उसका रेस्ट मास, फोटोन को रुक लो, चुपचाप पकड़ के उसको क्या होगा? रेस्ट में। अब उससे वो जो मास कितना है? 0। वो क्या बोल देगा? मेरा कोई मास नहीं है। और बेसिकली होता भी, लाइट का कहाँ मास होता भाई? लाइट का कोई मास नहीं होता। तो लाइट क्या है? मूविंग ऑफ क्या है? पार्टिकल है, फोटोन का एक कॉम्बिनेशन। तो फोटोन का जो अगर रेस्ट मास है वो क्या होगा? 0। फोटोन को रेस्ट में रखो, उससे मास पूछो, क्या बोलेगा वो? 0। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है, ठीक है सर, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, फोटोन ट्रेवल विद लाइट स्पीड, फोटोन किसके साथ में चलता है? लाइट स्पीड के साथ में चलता है, ठीक है? अप्रोक्स c = 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है? ऑब्वियसली बात है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। फोटोन भी क्या माना है मैंने? लाइट का ही एक पार्ट, नेचर माना है यार। अगर लाइट की वेलोसिटी में 3 × 10⁸ लेता हूं तो फोटोन की भी क्या होगी? 3 × 10⁸ ही होगी। दूसरी बात, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, पार्टिकल है लेकिन चार्ज फ्री है। बोले तो फोटोन इज न्यूट्रल इन नेचर। बोले तो इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है? अपने आप में न्यूट्रल होता है, ठीक है? इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है,
दूसरी बात, अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। किसकी? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की बात करते हैं। पहले आप 3 पॉइंट तक नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट 4 पॉइंट है एनर्जी ऑफ फोटोन। 4 पॉइंट क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। बात करते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम, दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं बच्चों, एनर्जी एंड मोमेंटम, और साथ में हम किसे और कवर करने वाले हैं? पावर। बच्चों सुन रहे हो तुम? हाँ सर बिल्कुल सुनते हैं हम। आप सुनो बात को। एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन किससे दी जाती है बच्चों? E इज इक्वल टू एफ अपॉन लेमडा। E इज इक्वल टू एफ अपॉन लेमडा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत इसमें नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। H बोले तो प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट आप भी पढ़ चुके हो बेसिकली इस सब चीजों को। बोले तो इसकी वैल्यू कितनी? 6.62 × 10⁻34 जूल इनटू सेकंड, ठीक है। तो ये फोटोन की एनर्जी किससे दी जाती है? E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। c क्या है? लाइट की स्पीड, लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, a अपॉन एनर्जी, खत्म। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर बच्चों अगर आपको फिक्स हो जाए, लेमडा आपको फिक्स हो जाए, एंगस्ट्रॉम में दी जाए या नैनोमीटर में दी जाए, तो डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है? 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। अगर आपको एनर्जी निकालनी है किसी भी, सुनना बात को ध्यान से, अगर आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में किसी भी फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रोवोल्ट में आपको किसी भी फोटोन के लिए एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करो? 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा को आप रखो नैनोमीटर में, डायरेक्ट आंसर किसमें आएगा? इलेक्ट्रोवोल्ट। डायरेक्ट आंसर किसमें आएगा? इलेक्ट्रोवोल्ट में। फालतू की कोई झंझट इसमें पालनी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्मॉल p इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो उसको सोल्व करके डायरेक्ट लिख दो h बाय लेमडा, h बाय लेमडा, खत्म। मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? E बाय v का। मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? E बाय v का। उसे सोल्व करो, h अपॉन लेमडा मोमेंटम आ गया। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय p इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा, ठीक है। हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको नैनोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम में दी हुई हो वेवलेंथ, तो क्या करना है? अगर वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में ना देके एंगस्ट्रॉम में दे दे तो ये लो एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रोवोल्ट, इस तरीके से पुट कर दूं, ठीक है। दोनों कॉपी करो पॉइंट। इसी के साथ में पावर की भी बात कर लेते हैं। आओ बच्चों, पावर ऑफ फोटोन बेसिकली है रेडिएशन की पावर कितनी है। पावर ऑफ फोटोन का मतलब क्या है? पावर ऑफ रेडिएशन या रेडिएशन पावर इसे बोलते हैं, रेडिएशन पावर। तो बेसिकली आपको पता है, मुझे भी पता है, P इज इक्वल टू E बाई T से पावर का फॉर्मूला दिया जाता है, या इसे और लिख सकता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ ये जनरल बातें चल रही है हमारी, कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाली टर्मिनोलॉजी सब कहाँ काम आने वाली है? आगे क्वेश्चंस में काम आने वाली है, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ फोटोन। कैलकुलेट करो। चलो रुको 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 रुको, एक चीज और यहाँ पर देख लो, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स
एक पॉइंट और यहाँ पर कवर कर लेते हैं साथ में ही, 5th नंबर डाल देना इस पॉइंट को, नंबर ऑफ फोटॉन्स। जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज गिवन बाय E upon E, number of photon is given by P upon E, P upon E, यानी कि पावर, रेडिएटिंग पावर और फोटोन की एनर्जी का जो रेशियो है वो क्या देगा, नंबर ऑफ फोटोन। आप चाहे नंबर ऑफ इमिटिंग फोटोन बोलो, चाहे नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन को, यानी कि एक तरीके से क्या दे रहा है, ये फ्रीक्वेंसी क्या दे रहा है, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी क्या देगा, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी देगा। यानी कि हर एक सेकंड में, हर एक टाइम पर यूनिट पर सेकंड में कितने फोटॉन्स आपके सरफेस पे गिर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स। बेसिकली फोटॉन्स के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स का मीनिंग क्या है कि हर एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ से गुजर रहे हैं, या कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इस सरफेस पर गिर रहे हैं, या कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, P upon E का रेशियो, P upon E। पावर निकालो, एनर्जी निकालो, दोनों को डिवाइड करो, नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, बट नंबर फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम है। ठीक है, पांचों पॉइंट को, 4th और 5th दोनों पॉइंट को कवर करो। अच्छा बच्चों, अभी हमने जस्ट बात करी नंबर ऑफ फोटॉन्स की, किसकी बात करी, नंबर ऑफ फोटॉन्स की। उसी से रिलेटेड नंबर 6 पॉइंट जो है वो है इंटेंसिटी से रिलेटेड। क्या है, इंटेंसिटी। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, यानी कि फोटोन की इंटेंसिटी क्या होगी। अगर मान लो कि किसी सरफेस से फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, किसी सरफेस से फोटोन बाहर निकल रहे हैं, या किसी सरफेस पर फोटोन गिर रहे हैं, तो उन फोटोन की गिरने की या बाहर निकलने की इंटेंसिटी क्या होगी। तो बच्चों, फोटोन की इंटेंसिटी जो है वो गिवन है, I is equal to energy upon area into time। I is equal to energy upon area into time। बोले तो रेडिएटिंग एनर्जी, रेडिएटिंग, या फिर इसको और अच्छे से लिखो कि रेडिएटिंग की जगह क्रॉसिंग एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, यानी कि I is equal to E upon A into T। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखो, E upon T क्या बनती है, पावर। E upon T क्या बनती है, पावर। तो पावर अपॉन एरिया, यानी कि रेडिएटिंग पावर पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होती है, इंटेंसिटी के इक्वल होती है। कुछ नहीं किया मैंने, E by T को पावर लिख दिया, एज इट इज उतार दिया। तो रेडिएटिंग पावर पर यूनिट एरिया भी किसके इक्वल होगी, इंटेंसिटी के इक्वल होगी। तो कहीं आपको ऐसा मिला, लिखा मिले कि रेडिएटिंग पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों, मुद्दे की बात मैं अब कर रहा हूं। मुद्दे की बात क्या है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करने के साथ साथ नंबर ऑफ
फोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे। ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे, लेकिन फोटोन की एनर्जी, बोले तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन सेम, यानी कि फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। फोटोन की जो एनर्जी वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। कैसे, समझ बात को, सुनो। मान लो बल्ब लिया मैंने, बल्ब जगा के 0 वाट का, ओके ठीक है। ये बल्ब लिया मैंने येलो कलर का, कैसा लिया, येलो कलर, ओके। पिंक मत बोल देना, लड़कियों की तरह में गोली मार देनी है तुम लोगों को। मान लो इसकी वोट है 50 वोट का, एक और बल्ब लिया, बल्ब जगा के 0 वाट का, टिंग टिंग, ये कितने का है, 100 वोट का। ये भी कौन सा कलर, येलो। फिर पिंक बोला, गोली मार दूंगा मैं तुम लोगों को, फोन से बाहर निकल के फोटो में देखना। ये सब क्या है, अब इससे भी फोटोन्स इमिट हो रहे हैं, इससे भी फोटोन्स इमिट हो रहे हैं। भाई यहां से क्या होगा, फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं। भाई बल्ब में तो क्या कर रहे हैं, एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, दैट मींस फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं। अब 50 वोल्ट में से ज्यादा फोटोन निकलेंगे या 100 वोल्ट में से ज्यादा फोटोन निकलेंगे। भाई नंबर ऑफ फोटोन्स कहां से ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स यहां ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स यहां पे कम होंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। बट मुझे बताओ कि हर एक निकलने वाले फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर यहां से एक फोटोन निकलता है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट का, यहां से जो फोटोन निकल रहे हैं, इस वाले बल्ब में से जो फोटोन्स निकल रहे हैं, उसमें से हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो सेम केस में यहां पर भी हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी रहेगी, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऐसा नहीं कि 2 की जगह 4 हो जाएगी ना, एनर्जी तो सेम ही रहेगी। समझ बात को। 5 रुपए वाली पर्क है, ठीक है, 5 रुपए वाली पर्क चॉकलेट है, बहुत बढ़िया सर। अब उसके 2 बंडल आते हैं, उसके क्या आते हैं, 2 तरीके से बंडल आते हैं। एक तो आएगी पर्क, एक तो पैकेट आएगा 20 पर्क का, 5-5 वाली पर्क है ना, 5-5 वाली रुपए वाली जो पर्क है, 20 पर्क का एक बॉक्स आता है ना दुकानदार के पास, और 100 पर्क का एक बॉक्स आता है। एक बॉक्स तो कितना आता है, एक बॉक्स में तो कितनी आती है, 20 पर्क, और एक बॉक्स में कितनी आती है, 100 पर्क, ठीक है, 100 पर्क आती है। अब दोनों में कौन कितने रुपए वाली पर्क है, 5-5 रुपए वाली जो पर्क आती है ना वो है, इसमें भी 5-5 रुपए वाली, बट इसमें नंबर ऑफ पर्क्स कितनी है, 100, और इसमें नंबर ऑफ पर्क कितनी है, 20। लेकिन इसमें से एक पर्क बाहर निकाली और इसमें से भी मैंने क्या निकाली, एक पर्क बाहर निकाली। क्या उन दोनों पर्क की जो उन दोनों पर्क का जो मास है वो क्या सेम रहेगा, अलग? इसमें से जो पर्क निकाली उसका मास और इस वाले बॉक्स में से जो पर्क निकाली, चॉकलेट निकाली, उसका मास बराबर रहेगा या अलग अलग? बराबर रहे। क्यों? अरे भाई आपने निकाली तो 5 रुपीज वाली पर्क ही है, आपने इसमें से भी 5 रुपीज वाली पर्क निकाली और इसमें से भी 5 रुपीज वाली पर्क निकाली। मान लो 5 रुपीज वाली पर्क का मास है 10 ग्राम, तो इसमें से भी 10 ग्राम की पर्क निकलेगी और इसमें से भी एक पर्क जो चॉकलेट निकलेगी उसमें से उसका मास कितना होगा, 10 ग्राम। सेम केस यहाँ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है, उसकी एनर्जी भी 2 इलेक्ट्रोवोल्ट है और उसकी दूसरे एनर्जी फोटोन की एनर्जी भी 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। पर्टिकुलर इंडिविजुअल फोटोन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इंडिविजुअल फोटोन की। सारे फोटोन्स की टोटल एनर्जी की बात तो नहीं कर, टोटल एनर्जी की बात मैं नहीं कर, मैं कर रहा हूँ ईच फोटोन। मैं क्या कर रहा हूँ? ईच फोटोन। बोले तो इंडिविजुअल फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यहाँ पे कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाँ, चेंज हो सकती है कब? यहाँ येलो ले लो, यहाँ पे पिंक ले लो, तो वेवलेंथ चेंज तो फोटोन की एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा, है ना? तो ये कैसे? तो बच्चों आज के लिए हम यही एक लास्ट बात और भूल गया था, सॉरी। लास्ट पॉइंट है कि फोटोन के साथ में जितनी भी टक्करें होंगी कि ऑल कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड
मैटर आर परफेक्टली इलास्टिक, आर परफेक्टली इलास्टिक नेचर। बोले तो इलास्टिक नेचर का मतलब बोले तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। या फिर मोमेंटम की बात ना करो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो बच्चों इस तरीके से ये बात है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, फोटोन के बारे में। किसके बारे में, फोटोन के बारे में। अब कई बुक्स में आपको थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी का वर्क फंक्शन, ये सब चीजें अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी, पर हम ये सारी चीज अब एक पैकेज के फॉर्म में कहाँ पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फोटोन का इंट्रोडक्शन। जो 7 प्रॉपर्टीज लिखी है फोटोन की, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस करना है, इन्हीं को आपको दिमाग में रख के चलना है। आगे हम सिर्फ सारा ये कंक्लूजन निकालना सीखेंगे। कहीं पर इंटेंसिटी यूज होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना। ये वाला कंसेप्ट आप स्टार मार्क करके नोट करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको बस दिमाग में ध्यान रखनी है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं विद अ न्यू ब्रांड टॉपिक विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, फोटोन के बारे में चर्चा करते रहिए। आज की क्लास डिसमिस।